दोस्तों आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर आपको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं जैसे कि x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और एरिया को दोस्तों डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? हाफ इंटू x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। दोस्तों कई बार क्या होता है, ये डेल्टा जो है नेगेटिव भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर आपका आंसर मान लीजिए -5 आता है तो जो 5 होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, माइनस साइन आपको हटा देना है, ठीक है। अब दोस्तों इस सूत्र का प्रूफ भी देख लेते हैं क्योंकि प्रूफ बहुत ही जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। दोस्तों ये त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। अब दोस्तों बिंदु A, B व C को x अक्ष से मिलाते हैं जो कि x अक्ष को बिंदु P, Q व R पर क्रमशः काटते हैं। अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो चतुर्भुज APRC एक समलंब चतुर्भुज होगा क्योंकि AP समांतर है CR के। इसी प्रकार CRQB भी एक समलंब चतुर्भुज होगा क्योंकि CR समांतर है BQ के। इसी प्रकार ABQP भी एक समलंब चतुर्भुज होगा क्योंकि AP समांतर है BQ के। दोस्तों अब मैं स्क्रीन पर एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज CRQB का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज APQB का क्षेत्रफल। अब इसे चित्र से देखते हैं। दोस्तों ये जो येलो कलर का एरिया है ये चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल है और ये ब्लू कलर का जो एरिया है यह चतुर्भुज CRQB का क्षेत्रफल है और ये ब्लू लाइंस से जो कवर्ड क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज APQB का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? येलो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस ब्लू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस ब्लू लाइंड समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन पे लिखा हुआ है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। दोस्तों किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि y1 प्लस y3 इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि x3 माइनस x1 प्लस चतुर्भुज CRQB का क्षेत्रफल यानी कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि y2 प्लस y3 इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि x2 माइनस x3 माइनस चतुर्भुज APQB का क्षेत्रफल यानी कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि y1 प्लस y2 इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि x2 माइनस x1। इसको सोल्व करने पे आ जाता है एरिया इजकल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, या फिर कह सकते हैं डेल्टा इजकल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यानी कि 3 बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए आपको 3 बिंदु दिए गए हैं ax1, y1,
bx2, और cx3, y3, और हमें इन तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है। बिंदु a, b व c के कोलिनियर होने का तात्पर्य यह है कि ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, और इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि यह एक रेखाखंड है और हम जानते हैं कि रेखाखंड का क्षेत्रफल 0 होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 0, यानी कि हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये 3 बिंदु कोलिनियर है या नहीं, तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो 3 बिंदु संरेख हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, नॉन जीरो आती है, तो इसका मतलब यह है कि वो 3 बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर t, t-2, t+2, t+2, t+3, t इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। यानी कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसके शीर्षों के निर्देशांक t, t-2, t+2, t+2 और t+3, t है, और आपको ये प्रूव करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो t पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है जिसका प्रूव हम देख चुके हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ से डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 यानी कि t इंटू y2 माइनस y3 यानी कि t+2 माइनस t प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 यानी कि t+2 इंटू y3 माइनस y1 यानी कि t माइनस t+2। ठीक है, प्लस x3 यानी कि t+3 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि t माइनस 2 माइनस t माइनस 2। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t से माइनस t गया, t से माइनस t गया और t से माइनस t गया, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2t प्लस 2t प्लस 4 माइनस 4t माइनस 12। ठीक है, अब ये 4t से 4t गया तो क्या आ गया, हाफ इंटू माइनस 8 यानी कि माइनस 4, यानी कि 4, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 4, जो कि t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेज आर रेस्पेक्टिवली A11, B7-3, C12,2 एंड D7,21। यानी कि आपको चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, मैंने चतुर्भुज ABCD ड्रॉ किया हुआ है और उसके निर्देशांक भी लिखे हुए हैं, और हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC और ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे आगे हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आपको केवल इसमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रखनी है और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा 25 और ट्रायंगल ACD का एरिया आ जाएगा 107, टोटल आ जाएगा 132। ठीक है, तो ये हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये हमें निकालना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B प्लस C, B, C प्लस A एंड C, A प्लस B आर कोलिनियर। यानी कि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं।
दोस्तों हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ चुके हैं। क्या होती है वो? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1y11 x2y21 x3y31 इक्वल टू 0, यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं। x1 है a, y2 है a प्लस सी माइनस y3 है a प्लस बी प्लस x2 है b, y3 है a प्लस बी माइनस y1 है b प्लस सी प्लस x3 है c, y1 है b प्लस सी माइनस y2 है a प्लस सी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a से माइनस a गया, b से माइनस b गया और c से माइनस c गया। तो अब आ गया a इंटू सी माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस सी प्लस सी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, ए सी माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी ए। माइनस ए बी से बी ए कट गया, ए सी से माइनस सी ए कट गया और माइनस बी सी से सी बी कट गया। तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। दोस्तों ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स ऑफ एजेज आर 3,1, 5,6 एंड -3,2। दोस्तों हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं 3,1, 5,6 और -3,2 और हमें A, B और C के यानी कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, P जो है वो BC का मध्य बिंदु है, Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है और R जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, अगर P BC का मध्य बिंदु है तो P का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3/2। ठीक है, जो कि हमको दिया गया है 3 है। और y निर्देशांक क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3/2 जो कि 1 है। यहाँ से क्या आ जाएगा? x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 और यहाँ से y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। दोस्तों इसी प्रकार Q AC का मध्य बिंदु है, इसलिए x1 प्लस x3 क्या आ जाएगा? 10 और y1 प्लस y3 क्या आ जाएगा? 12। इसी प्रकार R AB का मध्य बिंदु है, अतः x1 प्लस x2 इक्वल टू -6 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों ये 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x1, x2, x3 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन 3 इक्वेशन को सोल्व करके हम y1, y2 और y3 का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप A, B व C के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।